हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज मैं अभी आपके साथ में सेकंड जो मेरा पेपर है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। पार्ट टू बेसिकली हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए थे पार्ट वन में। अभी रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस और करने हैं रिलेटेड टू पार्ट टू। सो 31 क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 in such each of these is divisible by 9 and whose at least one digit is 9। so कितना एक से लेकर 100 तक कौन से नंबर है जो डिविजिबल होंगे 9 से एंड whose at least one digit is 9। मतलब एटलीस्ट एक डिजिट को यहाँ पर 9 करना पड़ेगा। तो 9 का सबसे पहले डिविजिबिलिटी को देख लो आप लोग। पहले 9 है, 18 है, ठीक है। 9 की टेबल करनी है ना आपको। 27, 36, 45, 54, इस तरीके से आपने सारा कुछ डिविजिबिलिटी को डाल दिया। 63, 72, 81, देन 90 एंड 99। राइट। सो आउट ऑफ विच अगर हम यहाँ पर देखें 11 इज ओनली नंबर जो कि यहाँ पर एटलीस्ट 9 से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कितने नंबर्स यहाँ पर होंगे जिसमें कि वन डिजिट 9 है। वन डिजिट 9 है। एक तो सबसे पहले 9 खुद है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये 90 और यहाँ पर क्या है 99। तो 3 डिजिट्स हो गई ना। सो दैट मीन्स आंसर इज 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्क्वायर बेस्ड। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि एक क्वेश्चन दिया है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर को कि कौन सा आंसर होगा स्क्वायर में। ठीक है। सो जल्दी से आप लोग देखो, एक बार इसको सॉल्व आउट करो और फाइंड आउट करो। पहले तो वीडियो को पॉज कर दो और देन ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ ओनली एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। हाँ जी। सो यहाँ पे 26, 28, 32, 39, डैश 48, 78, 84 एंड 96। क्या आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर आना चाहिए आपका 42 आंसर। हाउ? बताओ भाई कैसे होना चाहिए। यहाँ पे एक ट्रिक चल रहा होता है जैसे कि जिसको आप फॉलो करते हो, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन तभी आएंगे जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ 26 इंटू 3 किया मैंने, तो आंसर कितना आ रहा है? 78 आ रहा है। वैसे ही अगर आप 28 इंटू 3 करोगे कितना आंसर आएगा? 84। एंड 32 इंटू 3 करोगे तो 96 आ रहा है। सबका हो गया? इतना क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपके साथ में 32 इंटू 2 करूँ, ठीक है, सॉरी 39 इंटू 2 करती हूँ। 39 इंटू 2 किया तो 78 आ गया। अब मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी कि 82 आ जाएगा? भाई 42 को ही मल्टीप्लाई करूंगी ना 2 से, तभी तो 84 आएगा। तो आंसर सिंपल 42। समझ आया? पहले हमने क्या किया, 76 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 26 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 78 आ गया। उसी तरीके से 28 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 84 आ गया। 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 96 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 39। 39 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी? 79 आया, 78 आया सॉरी। तो 39 इंटू 2 किया, 78 आ गया। अब मैं 84 को कितने से, मतलब 84 आना चाहिए आंसर में, और कितने से मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से कि 84 आ जाए? तो 42 इंटू 2 किया, 84 आंसर आ गया। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर भी एक टेबल दी हुई है, नंबर ऑफ द वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं और एम्प्लॉयज। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एवरेज वर्किंग आवर्स ऑफ द एम्प्लॉय। आपसे पूछ रहा है कि एवरेज वर्किंग आवर्स के बारे में बताओ। व्हाट इज द एवरेज वर्किंग आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय? ठीक है ना। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको आवर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि आंसर बताओ अभी। सो आपको यहाँ पे वर्किंग आवर्स को इन सबका आपको एवरेज करना है। कैसे निकालते हो आप एवरेज? एवरेज तो आप बस इन दोनों को ऐड करके ही निकालते हो।
ठीक है ना? तो कैसे निकालोगे? अगर हम इसके एवरेज को आइडेंटिफाई करते हैं तो एक सेकेंड, इसमें हमने ऐड कर लिया, ठीक है। इसका आंसर आना चाहिए 9.5 अकॉर्डिंग टू मी। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 9.5 आंसर आएगा। हाउ, हमने कैसे करना है इसको, यहाँ पे आप देखो 3 प्लस 3 एंड 4 है, राइट। 3 एंड 4 को प्लस करो जरा, 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 एंड 4 का आंसर, मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ 7, 7/2 कर दूंगी, दैट इज 3.5। यही एवरेज निकालते हैं ना हम। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7, 5 से लेकर 7 तक 2, तो डिवाइड करो 2 से, क्योंकि 2 हैं आवर्स यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 28.5 आएगा, ठीक है। 14 को 2 से डिवाइड कर लो 7 आ गया, और 8 को 2 से डिवाइड कर लो तो 4 आ गया। यही हुआ एवरेज। अब आपको करना क्या था, यहाँ पे हमने दोबारा से इसका एवरेज निकालना था एम्प्लॉय का। सबको ऐड करना था, 3.5, 5, 9, 2.8, हाँ 28.5, 7 एंड 4 को प्लस किया तो आंसर आया आपका 57। 57 को किससे डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो तो 9.5 ही आना है, आंसर इज 9.5। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ एक पर्सन की, तो वो इंक्रीज हो रहा है 10% से, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स 10%, मतलब देखो आपको पता है परसेंट कितना होता है, 100% है, तो अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो 110 हो गया ना, 110 के अकॉर्डिंगली ये इंक्रीज हो गया, समझ आया सबको। उसके बाद यहाँ पर फिर ये कह रहा है कि रिड्यूस भी हो रहा है, तो रिड्यूस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, 100 में से लेस कर दो, 10 को माइनस करो, 90 आ गया, ठीक है, 90 आ गया ना। तो फिर अब इसका इन्होंने क्या पूछा है कि ओरिजिनल सैलरी जो होगी वो कितनी होगी, यही पूछ रहा है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। मैंने सारा कुछ तो बता ही दिया आप लोगों को, एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखती हूँ तो इसमें आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपका आंसर यहाँ पर आपने, मैंने वही बोला कि ओरिजिनल को हमें 100 मानना होगा, क्योंकि 100 ही होता है ना टोटल परसेंट, तो ठीक है 100 मान लिया। अब अगर मैं सैलरी को बोलूँ कि 100%, यहाँ पे 10% इंक्रीज हो रहा है, तो मैं जरा 10% इंक्रीज करती हूँ, कितना हो गया, 110 हुआ ना, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 110 ही आया, 110 में तो ये इंक्रीज हो गया। अब इसने बोला उसी समय उसके बाद ये डिक्रीज भी हो गया, तो 110 पे ही 90 करना होगा हमें, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना इसी पे हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। यहां से कट किया, यहां से कट किया, तो आंसर आ गया आपका 99। अब जरा इसका पूछा है कि कितना सैलरी चेंज हुआ है, कितना सैलरी चेंज हुआ है, कितना माइनस हुआ है ना, पहले ये 110 था और ये एक 99 था, ठीक है। तो ऑब्वियसली माइनस होगा, तो -1 आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर मैं ओरिजिनल से कंपेयर करूँ ना, ओरिजिनल से कंपेयर करके माइनस हो गया, 100 था उसके बाद 99 हो गया, -1 का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 35 क्वेश्चन को, पर्सन ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 आवर्स, उसके बाद बी को 5 घंटे लगते हैं, दोनों अगर ये करते, हाँ इन्होंने बोला है कि both started together but A left working in 1 hour and then B finished all the remaining hour, तो मतलब A ने 1 घंटे का काम किया, उसके बाद रिमेनिंग जो काम था ना वो B ने किया। तो अब ये पूछ रहा है कि B को कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे कंप्लीट करने में काम को। हाँ जी, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करो एंड देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। मैं एकदम से इसलिए नहीं बताती हूँ कि आप लोग पहले ट्राई करो, ठीक है ना, पहले खुद से ट्राई करो। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई है वर्क वाला।
चलो मैं बता देती हूँ फिर आपको, आप लोग आई होप कि जिनको आंसर आ गया होगा वो क्लियरली समझ आ गया होगा उन लोग को। तो अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की। तो अगर मैं ए की बात करती हूँ, ए कितने घंटे में टाइम, ए को टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर्स, ठीक है ना। तो जो जो पॉइंट गिवन है ना वो सब आप लोग नोट कर लो, ए को 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ए का 1 आवर के अकॉर्डिंगली देखूं, 1 आवर के अकॉर्डिंगली देखूं तो 1/10 हो जाएगा ना, समझ आया, 1/10 हो जाएगा। बी को अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, बी को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, 5 आवर्स, 5 आवर्स। अब 1 आवर के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको देखूं तो 1/5, समझ आया। अब दोनों ने क्या किया, दोनों का एलसीएम ले लो, 1/10 और यहाँ पे 1/5 का एलसीएम आपने क्या लिया, 10 ही आएगा। और यहाँ पर आ गया 1 + 2, तो मतलब 3/10 आ गया, 3/10 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने पॉइंट में नहीं किया। आगे बढ़ो, आगे क्या कह रहा है कि ए ने लेफ्ट आउट कर दिया, 1 घंटे के बाद काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो 1 - 3/10 हो गया ना, क्योंकि बी का कैलकुलेट करना है हमें। उसके बाद सारा काम बी ने ही कंप्लीट किया है, तो बी वाले का तो ये है ना, यहाँ पर वैल्यू आ रही है, समझ आया। तो आंसर कितना आ गया फिर इसका, 7 आप लोग इसका एलसीएम निकाले ना, 7/10 आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल एलसीएम निकालना आई होप सभी को आता होगा। देन इसके बाद यहाँ पे 7/10 है, 7/10 है। अब जरा आप बताओ कि बी का कितना होगा, मतलब इसने पूछा ना बी ने कितना कैलकुलेट किया होगा, तो जब बी का 1 आवर में तो इतना है 1/5, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, कितना आवर लग रहा है, 5 घंटे ना, तो यहां से कट करो इसको, 5 × 2 = 10, तो आ जाएगा यहाँ पर 7/2। अब 7/2 किसके इक्वल है, 3.5 के, 3.5 आवर्स, ठीक है। अभी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एंटायर वर्क कैसे कंप्लीट होगा, एंटायर वर्क मतलब ये पूछ रहा है ना कि हाउ मच वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय बी ओनली, बी ने कितना काम, मतलब पूरा एंटायर वर्क कितने टाइम में कंप्लीट किया होगा। तो देखो, 1 घंटा ये वाला, ठीक है, 1 घंटा ये वाला, और बाकी का 3.5 भी तो है, तो आंसर यहाँ पर आ गया 4.5, आंसर इज 4.5। कुछ लोग 3.5 को मार्क करके आ जाएंगे, बट आप लोग ये भूल गए कि 1 घंटे के बाद बी ने सारा कार्यकाल संभाला, ठीक है। तो भाई वो वाला 1 आवर भी तो आप लोगे ना इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड अंडर द डेटा क्लासिफिकेशन। तो डेटा क्लासिफिकेशन में कौन सा नहीं आता है, डेटा को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कौन सा मेथड हम यहाँ पर एड ऑन नहीं करते, जल्दी से बताओ। क्वांटिटेटिव, नॉर्मेटिव, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, डज नॉट कम अंडर डेटा, डेटा क्लासिफिकेशन, ठीक है, डेटा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा नहीं आएगा, बताओ जल्दी से। क्वांटिटेटिव, नॉर्मेटिव, स्पार्शियल और क्वालिटेटिव। सो देखो, सारे पॉइंट्स आपको पता है, क्वालिटेटिव भी आता है, नॉर्मेटिव भी आता है, लेकिन स्पार्शियल एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पार्शियल, स्पार्शियल का मतलब क्या होता है, स्पार्शियल मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा मेथड जो कि आपका डेटा कलेक्शन के अंदर नहीं आएगा, इट इज नॉट कंसिडर एज अ डेटा कलेक्शन मेथड। स्पार्शियल इज ऑल्सो नोन एज गैस्पो स्पार्शियल डेटा, मतलब कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को या फिर न्यूमेरिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि पॉइंट को, ठीक है, लाइंस को, है ना। अगर हम बात करते हैं डेटा प्रिलिमिटिव्स का, ठीक है, इन सबको जब हम फाइंड आउट करते हैं, उसकी लोकेशन, उसके लाइन को, लोकेशन को, उसको हम कहते हैं स्पार्शियल मेथड, ठीक है। और बाकी का क्लासिफिकेशन का ही पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो कौन सा मेथड यूज होता है, कौन सा मेथड यूज होता है आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस, एनालाइजिंग, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी,
बताओ आंसर क्या आना चाहिए। कौन से टेस्ट को यूज करते हैं हम लोग? क्या वो टी टेस्ट है, क्या वो एफ टेस्ट है, अनोवा है, या फिर आपका काई स्क्वायर है? देखो, आपको इन सारे टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले मैंने आपको एक सेशन कराया था पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं पैरामेट्रिक की ही बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काई स्क्वायर। काई स्क्वायर ही तो है जो स्टेटिस्टिकली चीजों को देखता है, मतलब वो पैरामेट्रिक वे में देखता है ना। पैरामेट्रिक इज रिलेटेड टू न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकली देखता है। तो आंसर इसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, सो फाइंड आउट द नंबर। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक जो सम है नंबर का, वो क्या होगा, ठीक है, जब यहाँ पे रेसिप्रोकल जो नंबर है ना वो क्या है आपका, एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इसका उल्टा ना। तो रेसिप्रोकल क्या होगा यहाँ पर, दैट इज 2 1/10। आंसर हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो फिर आप लोग बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखो, इसमें हम ऐड ही करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग ऐड ही करोगे ना, तो किस तरीके से करोगे? चलिए मैं इसको बता देती हूँ, आप लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर आई गेस आंसर आना चाहिए 5/4, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। बट ये कैसे होगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, विदाउट सॉल्व आप नहीं कर पाओगे इसको। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है जो सम है ना, द सम ऑफ द नंबर एंड द रेसिप्रोकल इज 2 इज 1/20, ठीक है। तो आप देखो, जो नंबर होगा, एक नंबर को आपने x मान लिया, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/x हो गया ना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/20। इसको आपको, अगर इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में यहाँ पे मतलब इसको फॉर्म में रखना है, अपॉन की फॉर्म में लिखना है मिक्स्ड को, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जरा फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा, 1 और 1/41/20x, इस तरीके से आपने सॉल्व किया। इसको मैंने ये बना दिया, ठीक है ना, रेसिप्रोकल के फॉर्म में। देन अभी यहाँ पर देखो x का स्क्वायर हो गया 41/20, x क्योंकि नंबर्स है यहाँ पर सारा, मैंने ये इस साइड ले लिया और इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसको फॉर्म करो 20x, इसका एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, एलसीएम ले लिया मैंने इसका यहाँ पर, 20x माइनस 41, 41 तो रहेगा ही 41, ठीक है। अब यहाँ पे 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। देख रहे हो कितना लेंदी कैलकुलेशन होगा यहाँ पर। तो 20x का स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस 20। अब आप पूछोगे ये मैम हुआ कैसे, आपको यहाँ पर पता है 41 लेकर आना है, वो भी माइनस का 41 लेकर आना है। अब आप बताओ कैसे करोगे, माइनस माइनस चेन माइनस होगा प्लस हो जाएगा, तो मैंने इसको एक ऐसा डिजिट लेना होता है जो कि हम दोनों में यूज करके 41 लेकर आ पाए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 25 और 16 का दोनों को ऐड कर दिया, और मैंने फाइंड आउट किया इसका इक्वल में 41 आ रहा है। मैंने सिर्फ इसको क्या किया कि सेग्रीगेट कर दिया, सो दैट यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अभी और आगे चलेगी कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन है, इसको आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद आपने क्या किया, 5 का आपने यहाँ पर आप ले सकते हो ना, क्योंकि ये देखो 5 कॉमन है यहाँ पे, 5 को मैं रख सकती हूँ, 5x ले लिया मैंने, तो 4x, यहाँ पे 5x लेना, इसका 4x हो गया, माइनस 5 5 जा 25, तो 5 ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हो गया, अब इसमें भी कॉमन लो, 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4x ये हमने ना, आपको याद होगा कि 7th 8th में हमने ये सब चीजें की हुई है, ठीक है। अलजेब्रा कहते थे इसको उस टाइम पे। तो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। अभी आपने इसको अलग अलग कर दिया, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, देख रहे हो कॉमन आ गया ना यहाँ पे, 4x माइनस 4x, 4x माइनस 5, सॉरी 4x माइनस 5, और एक हो गया 5x माइनस 4, ठीक है ना।
तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई है। एक तो 4/5 आ गई और दूसरी क्या वैल्यू आ गई आपके पास 5/4 आ गई। देख रहे हो? तो आपके पास जब 2 वैल्यूज आ गई हैं तो कौन से ऑप्शन को लोगे आप? आपके पास जो ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है वो ही उसी को देखोगे ना। एक ही ऑप्शन होगा। 5/4 है तो 5/4 डाल दो। 4/5 नहीं है, एक ही ऑप्शन होगा क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 2 आएंगे लेकिन आपको एक ही डालनी है क्योंकि एक ही ऑप्शन में होगी। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स और द यूटी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द मैनग्रूव ओवर द कंट्री। सो मैनग्रूव जो ट्रीज होते हैं वो कौन सी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, इंडियन स्टेट्स में या फिर आप बोल सकते हो यूनाइटेड टेरिटरीज में। मैक्सिमम कहाँ पर होगा? क्या ये आपका गुजरात है? ठीक है, गुजरात, वेस्ट बंगाल और अंडमान और उड़ीसा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर। आंसर आपका होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैनग्रोव ट्रीज को हमने देखा है और वहीं पर ही ज्यादा तादाद होती है। ठीक है, पहले वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका गुजरात और उसके बाद आपका अंडमान। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो वेस्ट बंगाल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? यूरेनियम, अर्गन, क्रोमियम या फिर कोबाल्ट? कौन सा इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा? अब आप पूछोगे कि मैम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, रेडियो एक्टिव एक ऐसा एलिमेंट होता है जहां पर बेसिकली आपका एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो कि एक ऐसा एलिमेंट जो डिफाइन करता है इमिशंस को। ठीक है, इमिशंस किसके इमिशंस को? अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली फाउंड आउट होते हैं ना उसको हमें यहाँ पर ये प्रेजेंट करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। तो वो कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि कॉमन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना वो 4 होते हैं। तो सबसे पहला जो रहेगा वो होगा आपका यूरेनियम। ठीक है, उसके बाद होता है रेडियम। आप लोग ये नोट कर सकते हो इफ यू वांट। 4 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पोलोनियम, ये एनर्जी को रिलीज करता है। रेडियो एक्टिव इट इज अ एलिमेंट जो कि एनर्जी को रिलीज करता है। और लास्ट में आ जाएगा थोरियम। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फेट्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ठीक है, फैट हाँ, फेटोमीटर इज यूज टू मेजर। क्या होता है ये? इट इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक, रेनफॉल, ओशन डीप या फिर साउंड इंटेंसिटी। सो ऑफ कोर्स ये ओशन को ही डिफाइन करता है। ठीक है, ये एक ऐसा मीटर होता है या फिर एक ऐसा हमारा औजार होता है, हम बोल सकते हैं एक तरीके से, जो कि हमेशा मेजर करता है ओशन में कितना डेप्थ है, मतलब कितना गहरा है ओशन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हाउ मच टाइम डज इट फूड टेक टू रीच एट द एंड ऑफ द इंटेस्टाइन टू कंप्लीट द एब्जॉर्प्शन? तो कितना ज्यादा टाइम लगता है अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं? ये सब आप देख रहे हो साइंस के क्वेश्चंस है, देख रहे हो ना। तो साइंस के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इस तरीके का पैटर्न आप लोग देख सकते हो कि पूछा जा रहा है। तो कुछ ही क्वेश्चन है वैसे, तो ज्यादा तो है भी नहीं। तो आप बताओ कि एब्जॉर्प्शन कितने टाइम में करता है? तो 8 आवर्स, 12 आवर्स, 16 आवर्स में या फिर आपका 18 आवर्स में। सो इट विल टेक अबाउट लाइक 12 आवर्स लगते हैं, 6 से 12 घंटे लग जाते हैं। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अबाउट 12 घंटे लगते हैं कि जब वो पूरा का पूरा हमारा सही तरीके से खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, पच जाता है, दैट मीन्स। फ्लाई ऐश इज अ पॉल्यूटेंट रिलीज मोस्टली इन। फ्लाई ऐश कहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में होता है? क्या ये क्लोरो एल्कलाई प्लांट्स में होता है, टेरेनियर्स में होता है, शुगर इंडस्ट्रीज में होता है या फिर कोल्ड थर्मल पावर प्लांट्स में होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्लाई ऐश का। जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए, कौन से सबसे ज्यादा यहाँ पर ये पाए जाते हैं, कौन सा इंडस्ट्री में पाया जाता है? सिंपल सी बात है, कोल थर्मल होगा। ठीक है, थर्मल प्लांट्स में ज्यादा पाया जाएगा ना ये।
फ्लाई ऐश क्या होता है? छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो हमेशा उड़ते हैं आसमान में, जो हमें दिखते नहीं है बट वो होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, द पोल्यूटेंट डिस्चार्ज बाय द इंडस्ट्री सीरियसली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। क्या जो पोल्यूटेंट है वो इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करता है, और द डिजीज पैटर्न ऑफ द अर्बन सोसाइटी इज क्लोज कनेक्शन विद द डेरिटोरेटेड क्वालिटी ऑफ द वाटर एंड द एयर। सो पहले तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ये आपको समझना है। ठीक है, बताओ भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि एजर्शन रीजन क्या है। एजर्शन में कहा है द पोल्यूटेंट डिस्चार्ज बाय द इंडस्ट्री सीरियसली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। ऑफ कोर्स जो हम पोल्यूटेंट्स देखते हैं वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, तो यस एब्सोल्युटली अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। The diseases used by the urban societies had the close connection with the deteriorated quality of the water and the air. So जो भी diseases होती है urban society में वो कहीं ना कहीं water, गंदे पानी और गंदे एयर की वजह से होती हैं, तो यस बिल्कुल सही। ठीक है, तभी तो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट हो रहा है ना, और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आंसर विल बी ए। समझ आया सबको किस तरीके से हमने किया इसको। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से मैच करो। लर्निंग टू बी 1972, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर वैलिडेट कर सकता है आपके आंसर को। ठीक है ना। हाँ जी, तो बताओ भाई क्या होना चाहिए आंसर यहाँ पर। यहाँ पे बोल रहा है लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी 1972। ठीक है, लर्निंग टू बी 1972 के किसका, ये किसने दिया है? क्या ये हायर एजुकेशन ने बोला है, वर्ल्ड एजुकेशन ने बोला है, नवोदय विद्यालय ने बोला है, कॉमन स्कूल का ये पॉइंट है। ठीक है, सो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो ये आपका वैसे तो ये आपका यूनेस्को का है ना। दिस रिपोर्ट इज कमीशन्ड बाय द यूनेस्को, यूनेस्को का है, सो दैट मीन्स फिर हम इसको बोल सकते हैं वर्ल्ड एजुकेशन, वर्ल्ड बेस्ड है ना ये, सिंपल सी बात है। ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। राधा कृष्णन कमीशन को मैं क्या बोलूंगी? राधा कृष्णन कमीशन में क्या हुआ था बताओ। चलो राधा कृष्णन भी नहीं पता है तो छोड़ दो इसको। एजुकेशन में क्या हुआ था? एजुकेशन एनईपी, एनईपी 1986। देखो अगर आपको कुछ दो पॉइंट्स नहीं भी पता है ना तो भी आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा के कर सकते हो। तो राधा कृष्णन कमीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये किससे मैच करेंगे हम इसको, 1948 वाले को। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, हायर एजुकेशन ही होगा ना, हायर हायर एजुकेशन हो जाएगा। तो देखो ये तो हमारे हम श्योर है कि वर्ल्ड हेल्थ है, हेल्थ क्योंकि यूनेस्को का है, लर्निंग टू बी 1972। ठीक है, तो ये वर्ल्ड एजुकेशन में चला जाएगा। तो टू ऑप्शन, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है। अब आप मुझे ये बताओ राधा कृष्णन हायर एजुकेशन में होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में क्या हुआ था, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ था ना डेवलपमेंट। तो किसका डेवलपमेंट हुआ था भाई? ऑब्वियसली यहाँ पर आपका नवोदय स्कूल्स का, नवोदय विद्यालय का, क्योंकि जो एनईपी 86 वाला था वो किसके राज्य में चला? इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी जी के? राजीव गांधी जी के टाइम पे चला था ना, तो राजीव गांधी जी के टाइम पे नवोदय स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स बने थे और हमारा हायर एजुकेशन काफी हद तक अच्छा हो गया था। सो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा ना फिर। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन से भी कर सकते थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूजीसी। यूजीसी का काम कौन सा नहीं है? कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटीज, ठीक है, रेगुलेटिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करती है, नॉट एक्टिंग एडवाइजरी, एडवाइजरी के बेसिस पे ये एक्ट नहीं करती है, ग्रांटिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन इसका होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, which of the following is not related to the, is not correct about UGC। ठीक है, देखो हमें इतना पता है कि ये कोऑर्डिनेशन में, रेगुलेशन में तो हेल्प करती ही है। ओके, और किस में हेल्प करती है?
बताओ, ये सारी चीजें बताई थी, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, ग्रांटिंग प्रोवाइड करती है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, सारे पॉइंट्स में हेल्प करेगी। बट यहाँ पर इन्होंने बोला है नॉट एक्टिंग एज अ एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी के टाइम पे तो एक्ट करेगी ना, सेंट्रल और स्टेट में तो ये एक्ट करेगी, जो कि ये इन्होंने नहीं किया। एक्ट एक्ट करती है ये, ठीक है ना। सो हियर द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रूसा। अभी रूसा इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब आया था, जल्दी से बताओ। कमेंट डाउन करोगे या फिर बताओ, आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर देना इसका, ठीक है। कमेंट मुझे आना चाहिए कि रूसा कब आया। To ensure the reforms in the affiliation and the examination matter, new universities through the upgradation, ठीक है, to recommend the closure or to adopt the eradication quality for the assurance, ठीक है, assurance framework। तो जल्दी से बताओ रूसा का कौन सा इसमें से नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। रूसा का काम क्या होता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हमें राष्ट्र के हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, मतलब एक तरीके से हमें हायर एजुकेशन को ही डिफाइन करना है। बताओ कौन सा होगा इसमें, पहले वीडियो को पॉज करो और आंसर दो, क्योंकि रूसा मैंने आपको ना प्रॉपर्ली बताया हुआ है। एक सेशन मैंने लिया था जिसमें मैंने प्रॉपर्ली सारी बॉडीज के बारे में कुछ ना कुछ बताया था आपको, तो वही पूछ रहा है ये क्वालिटी। तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर, क्वालिटी ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, नहीं होगा ना। ओवरऑल क्वालिटी को अगर हम देखते हैं तो क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करेगा, ठीक है ना। अपग्रेडेशन में करेगा, ऑटोनोमस कॉलेजेस के अपग्रेडेशन में करता है ये, देखो हाँ एफिलिएशन में हेल्प करेगा, एक्रीडेशन में करेगा, और आपका रिकमेंडेशन में करता है, लेकिन ये ऑटोनॉमस एग्जिस्टिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस में हाँ अपग्रेडेशन नहीं करता बिल्कुल भी। रूसा का काम अपग्रेडेशन करने का है ही नहीं। अपग्रेडेशन करने का किसका काम है, अपग्रेड कौन करेगा कॉलेजेस को, अपग्रेडेशन का काम होता है आपका यूजीसी का, ठीक है। तो भाई ये नहीं होगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताओ कौन सा आंसर होगा यहाँ पर। मैचिंग 48 क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनरल एंड द मटेरियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको मैचिंग करने हैं, तो आपको मैं लिस्ट बता देती हूँ, इसका क्या होगा आंसर। इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल टेक्नोलॉजीज का ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है ना, उड़ीसा। यस। सो इसीलिए हम यहाँ पे इसको आंसर कर सकते हैं, उड़ीसा में है ये टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर जो है वो आपका कहाँ पर है, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। देखो यहाँ पर तो आ जाएगा इसका भुवनेश्वर फॉर श्योर, ठीक है। देखो अब इस आपको इस केस में करना क्या होता है, इसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को करूं, क्योंकि हमें सब चीजें नहीं पता होती, हम हर चीज को नहीं जान सकते, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो इंटर सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताओ क्या कहाँ हो सकता है एस्ट्रोनॉमी, आपके अकॉर्डिंगली कहाँ होगा, पुणे में होगा, पुणे में हो सकता है, यस एब्सोल्युटली पुणे में होगा ये, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्लियर हो गया कि आपका आंसर डी होगा। देखो मैंने भी कैसे किया, मैंने एक दो पॉइंट्स लिए क्योंकि मुझे भी इसका आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, बट अब मैंने कैसे किया, देखो मुझे इतना आइडिया है कि मटेरियल टेक्नोलॉजी मैंने कहीं पर पढ़ा है कि भुवनेश्वर में है, एस्ट्रोनॉमी आपका पुणे में आएगा, ठीक है। अभी बाकी आप देख लो, डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो बेंगलुरु, एंड इंटरस्टेट एक्सेलरेटर सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। WWW का स्टैंड, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 50th क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर, गूगल, अमेजॉन एंड फायरवॉल, फायरवॉल किसके लिए होता है, सिंपल सी बात है, नेटवर्क सिक्योरिटी। ट्विटर, ट्विटर इज अ अगर हम देखते हैं इट इज़ अ सोशल नेटवर्किंग साइट, अमेजॉन इज अ ऑनलाइन, और गूगल इज अ सर्च इंजन। तो अब बताओ आंसर क्या होगा, 4, यहाँ पे 1, आंसर विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स किसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप बताओगे मुझे? फोर ये जो हमने जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स करे थे ना, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था सारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का, याद हो तो क्या क्या बताया था बताओ? शॉर्ट में मैंने आपको क्या बताया था? वी, याद आया? वी टी, ठीक है। वी टी के बाद क्या था भाई? वी टी आई, थर्ड जनरेशन में आई था। आई के बाद क्या था? एम, उसके बाद ए, फिफ्थ जनरेशन में, नहीं एक मिनट, एक दो तीन चार, हाँ पांचवा, फिफ्थ जनरेशन तो आपका कौन सा होता है? फिफ्थ जनरेशन तो आपका हो गया ना ये वाला अभी जो हमारे आपका जो मेन चल रहा है अभी का, बेसिक, बेसिकली हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें मैंने ए डाल दिया। तो देखो वीटी मतलब वैक्यूम, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब यहाँ पर इन ट्रांजिस्टर्स के बारे में पूछा था ना, तो सेकंड जनरेशन के अंदर आएगा ये। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट फोटो एडिटिंग, ये किसका एग्जाम्पल है सारा? वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, ये सारा एप्लीकेशन में है, सिस्टम में है, ऑपरेटिंग में है, या फिर आप इसको प्लेटफॉर्म में बोलोगे। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा दो ऑप्शंस में, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन है या फिर सिस्टम है, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को, अगर जिनको आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है कि क्या एप्लीकेशन होता है और क्या सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब इनबिल्ड, एप्लीकेशन मतलब जो आप यूज करते हो, जैसे आपने कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड की, तो वो वर्ल्ड प्रोसेसिंग में, अगर स्प्रेडशीट आप डाउनलोड करो तो ये सारे के सारे आपके एप्लीकेशन में आएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो ऑलरेडी सिस्टम में है, इनबिल्ड, ठीक है, इनबिल्ड होता है ये, लेकिन हम इसको डाउनलोड करते हैं, ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? देखो, ड्रिल एंड प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है, मतलब जब आप प्रैक्टिकली नॉलेज को गेन करते हो इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है। यशपाल रिनोड, प्रोफेसर यशपाल जी, जिस जो उन्होंने यशपाल कमेटी भी डिफाइन की थी, तो वो किसके कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा उनका था, यहाँ पर यही पूछ रहा है ना। यशपाल जी एक साइंटिस्ट थे सबसे फेमस, एंड वो इंस्टीट्यूटर भी थे, इंस्टीट्यूशन में भी थे। तो बेसिकली वो कौन से कंट्रीब्यूशन में थे, उन्होंने किस कंट्रीब्यूशन में ज्यादा डिफाइन किया, किसके कंट्रीब्यूशन में थे? माइक्रोबायोलॉजी, कॉस्मिक रेज स्टडीज एंड मशीन फोर्स, तो कॉस्मिक में थे वो, यस, कॉस्मिक रेज में उन्होंने स्टडी की थी, कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, सो हु वाज इलेक्टेड, हु अमंग वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड टाइम? सो सेकंड टाइम किसको हमने यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट के रोल में देखा था, ठीक है। क्या वो आपके जाकिर हुसैन जी हैं, या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, तो कौन है वो सेकंड टाइम जिनको हमने इलेक्ट किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए ये तो, भाई राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, सेकंड बार उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू द जीएसटी? हाँ, जीएसटी से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा अमेंडमेंट इसमें आया था जीएसटी से रिलेटेड? क्या ये आपका 98 था, क्या ये आपका 98 था, या फिर आपका कौन सा वाला था? 98, 99, 100 या फिर 101? सो ऑफ कोर्स 101 आएगा आंसर में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर ये पूछ रहा है, विच स्टेट हैज अ डिस्टिंक्शन ऑफ गिविंग कंट्री फ्रॉम फर्स्ट आईआईटी एंड फर्स्ट आईएम? सो कौन सी स्टेट में
पहली बार डिस्टिंक्शन मिला था पहला आईआईटी और पहला आईआईएम में? बताओ। गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? देखो दीज आर द जीके क्वेश्चंस, थोड़े बहुत जीके भी पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और स्पेशली जैसे कि आपके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए रिलेटेड टू आपका अगर हम देखें हायर एजुकेशन होना चाहिए, थोड़ा सा आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सारे ना उस टाइम के जीके के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? उस टाइम पे ज्यादा इन सब की ना डिमांड होगी, इसलिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल एंथम, सो हाउ मेनी स्टेंथ, हाँ देखो ये वाला यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेंथास कितने थे, मतलब कितने यहाँ पे आपके पॉइंट्स थे बेसिकली अगर हम देखें तो, ठीक है? फर्स्ट स्टेंजा में था, फर्स्ट स्टेंजा में या फिर होल में था, थर्ड में था, ठीक है, या फिर आपका सेकंड स्टेंजा में था। स्टेंजा सभी को पता होगा क्या होता है, स्टेंजा पता है ना? स्टेंजास का मतलब क्या होता है? स्टेंडा मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ, एक तरीके से ग्रुप ऑफ लाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक आपको एक ये स्टेंजा दे दिया, फिर दूसरा स्टेंजा में यहाँ पे कुछ लाइंस दे दी, फिर तीसरे स्टेंजा में यहाँ पे कुछ लाइन दे दी, ठीक है, वो होता है स्टेंजास। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, आपको पता है भाई जनगण मन दिया था, ठीक है, वो जो अडॉप्ट किया गया था वो इंडिया के नेशनल एंथम के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट किया गया था, राइट? तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितने स्टेंजास थे उसमें, कितने स्टेंजाज में जनगण मन की बात की थी? ओनली इन द फर्स्ट स्टेंजा, ओनली इन द फर्स्ट स्टेंजा में ही जनगण मन था, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच मेट्रो विल बिकम द फर्स्ट मेट्रो ऑफ इट्स ओन एफएम रेडियो स्टेशन, जिसमें एफएम रेडियो स्टेशन भी आया था? सो कौन सी पहली मेट्रो थी जिन्होंने अपना एफएम स्टेशन भी बनाया था? ठीक है ना, ये उस टाइम की बात होगी और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में होगा, तो आप लोग ज़रूर से अपना कुछ जीके के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ आपको जीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके दे दूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं, ठीक है? तो जो पहली बार आई थी मेट्रो वो कोलकाता में आई थी, ठीक है, और 24 अक्टूबर में ये स्टेब्लिश हुई थी। क्लियर हुआ? सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड होप सो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप लोग सभी देख रहे होंगे, तो आई वांट कि आप लोग एटलीस्ट सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दो, लाइक तो कर ही दो, है ना? इससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा फील होगा और मैं बहुत ज़्यादा और मेहनत कर पाऊँगी, राइट? थैंक यू ऑल, बाय।